दोस्तों नमस्कार। मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन ग्लोरी पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप जानते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में और बीएड प्रथम वर्ष में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और अगर बीएड फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो समकालीन भारत में शिक्षा, दोनों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक उड का घोषणा पत्र, उड डिस्पैच आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि उड डिस्पैच कब आया, क्यों आया, कैसे आया, इन सारी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्यों आया और कब आया। तो क्यों आया की बात अगर की जाए तो हम देखेंगे कि 1793 ईस्वी में आज्ञा पत्र आया, 1813 ईस्वी में दूसरा आज्ञा पत्र आया, फिर 1833 ईस्वी में तीसरा आज्ञा पत्र आया। इसके बाद 1853 ईस्वी में आज्ञा पत्र आना था और उसी आज्ञा पत्रों के साथ ही भारत के लिए नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाती थी। अब नई शिक्षा नीति की घोषणा करना था क्योंकि 1833 के बाद 1853 में नया आज्ञा पत्र आना था, तो नई शिक्षा नीति की घोषणा भी की जानी थी। तो इस प्रकार से 1853 का जब आज्ञा पत्र जारी करना हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में जो कंपनी शासित क्षेत्र था उसमें शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कि किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। एक योजना बनाने के लिए, एक प्रारूप बनाने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया और संसदीय समिति से ये कहा गया, ये अपेक्षा की गई कि वह एक ऐसी योजना तैयार करे कि जिससे जो कंपनी शासित क्षेत्र है उसमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट के उस संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को पेश किया। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पे चर्चा होता है और चर्चा होने के बाद एक शिक्षा नीति 1853 के आज्ञा पत्र में जोड़ दिया जाता है। उस समय जो कंपनी थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के प्रधान जो थे, कंपनी के आज्ञा पत्र के जो थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे वो उड थे। उड ने 19 जुलाई सन 1854 ईस्वी को इस शिक्षा नीति की घोषणा की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1853 के आज्ञा पत्र के साथ कंपनी को भेजा गया था। तो 19 जुलाई 1854 ईस्वी को उस नीति की घोषणा लॉर्ड उड के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे उड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस उड के घोषणा पत्र में कुल 100 अनुच्छेद, एक लंबा दस्तावेज था, तो कुल 100 अनुच्छेद थे। तो इस प्रकार से 1853 की शिक्षा नीति, 1853 के आज्ञा पत्र जो आया उसी के साथ आया और इसको 19 जुलाई 1854 ईस्वी को उड के द्वारा, चार्ल्स उड के द्वारा इसको घोषित किया गया, इसलिए इसको उड का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले 1793 ईस्वी, फिर उसके बाद 1813 ईस्वी, फिर उसके बाद 1833 ईस्वी, ये 3 आज्ञा पत्र आ चुका था। इसके बाद नंबर था 1853 ईस्वी के घोषणा पत्र की। इसी घोषणा पत्र में, इसी आज्ञा पत्र में एक संसदीय समिति का गठन होता है और संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने के बाद इस पे चर्चा होती है
और चर्चा होने के बाद चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद एक शिक्षा नीति तैयार की जाती है और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दी जाती है। उस समय कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड थे। इन्होंने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा किया। इसीलिए इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो वुड का घोषणा पत्र इसको कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे, फिर से एक बार देखिए इसको, कि 1793 के बाद 1813 के बाद 1833 का आज्ञा पत्र आ चुका था। अब नंबर था 1853 के आज्ञा पत्र के आने का। और इसी क्रम में एक संसदीय समिति ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गठित की जाती है और जो अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद भारतीयों के लिए एक शिक्षा नीति तैयार की जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको भेजा जाता है 1853 के आज्ञा पत्र के साथ। इस प्रकार से उस समय कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे वो चार्ल्स वुड थे और उन्होंने ही इस जो नई शिक्षा नीति थी उसकी घोषणा की थी। इसलिए इसको कहा जाता है वुड का घोषणा पत्र, जो 19 जुलाई 1854 ईस्वी को घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से ये कब आया और क्यों आया, ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस वुड के घोषणा पत्र में था क्या क्या। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, इसमें पहला पॉइंट था शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, ये पहला पॉइंट था। और इसमें भी 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था कंपनी का उत्तरदायित्व। दूसरा पॉइंट था शिक्षा की व्यवस्था कंपनी का उत्तरदायित्व। अनुदान प्रणाली का विकास। और तीसरा पॉइंट जन शिक्षा विभाग की स्थापना। तो इसमें जो पहला पॉइंट आया निकल करके शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, इसमें भी 3 पॉइंट पे चर्चा की गई। पहले पॉइंट पे कहा गया कि शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। जहाँ जहाँ कंपनी का शासन है, कंपनी शासित जो क्षेत्र है, वहाँ पे भारतीयों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था करना है वो कंपनी का उत्तरदायित्व है। इसलिए वहाँ पे जो भी व्यवस्था करनी है शिक्षा के विषय में, वह कंपनी अपने उत्तरदायित्वों का पालन करे। और दूसरा कहा गया कि चाहे वो देसी विद्यालय हो चाहे विदेशी विद्यालय हो, किसी भी प्रकार का विद्यालय होगा, उसको सहायता अनुदान प्रणाली में बिना किसी भेदभाव के उनको प्राप्त होगा, चाहे देसी हो और चाहे विदेशी हो। और अब वुड के घोषणा पत्र से ही विभिन्न मदों में भवन निर्माण के लिए,
लाइब्रेरी के लिए और अनेक मदों के लिए अलग अलग मदों में अब अनुदान आने लगा। अभी तक ऐसे अनुदान मिलता था, लेकिन अब अलग अलग मद में फर्नीचर के लिए अलग मिलेगा, बिल्डिंग भवन के लिए अलग मिलेगा, वेतन के लिए अलग मिलेगा, साफ़ सफाई के लिए अलग मिलेगा। तो ये अलग अलग जो मद थे उसमें अब सहायता दी जाने लगी इस उड के घोषणा पत्र के बाद। तीसरा, इन्होंने कहा कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। हर प्रांतों में जन शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। वहाँ पे एक जन शिक्षा निदेशक हो और उसके अंदर बहुत से कर्मचारी रहेंगे और वो समय समय पर अपने प्रांत में दौरा करके निरीक्षण और परीक्षण करते रहेंगे। इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था में एक सुधार आएगा। तो 3 पॉइंट में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त में जो चर्चा की गई वो 3 पॉइंट में चर्चा। दूसरे पॉइंट को हम देखेंगे तो दूसरा पॉइंट है शिक्षा का संगठन। और शिक्षा के संगठन में यहाँ जो है 4 स्तरों में ये विभाजित था और 4 स्तर में प्राथमिक था, मिडिल था, हाई स्कूल, उसके बाद उच्च। ये 4 स्तर प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में विभाजित था। प्राथमिक के बाद मिडिल, मिडिल के बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद उच्च। तो इस प्रकार से जो शिक्षा का संगठन था वो प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद उच्च, इस प्रकार से ये विभाजित था। और इसी में इसके बाद शिक्षा का संगठन में ये पहला था कि जो शिक्षा का संगठन है वो 4 स्तरों में इसको विभाजित किया गया था। और उसके बाद जो इसमें दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जो दूसरा पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेगा उसको देख लीजिए कि जो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना क्या था? सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय था, फिर मिडिल था, फिर हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय। ये क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना उड डिस्पैच में किया गया था। जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें ये प्रस्ताव था कि ये जो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना है वो की जाएगी, जिसमें सबसे पहले प्राथमिक, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय, इस प्रकार के क्रमबद्ध विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो ये क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना था। उसके बाद आइए चर्चा करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य इस शिक्षा नीति में क्या घोषित किए गए, इस पे चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। इसमें जो सबसे पहला उद्देश्य निर्धारित किया गया वो कहा गया कि भारतीयों का मानसिक विकास करना। इसमें जो दूसरा कहा गया कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना। इसमें जो दूसरा निर्धारित किया गया वो कहा गया कि भारतीयों को जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है उससे इनको परिचित कराया जाएगा। उसके बाद तीसरा इसमें कहा गया कि भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। उसके बाद चौथा कहा गया कि नैतिक एवं चारित्रिक विकास भारतीयों का किया जाएगा। नैतिक एवं चारित्रिक
विकास भारतीयों का किया जाएगा। और लास्ट में कहा गया कि राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। इस प्रकार से जो उड के घोषणा पत्र में जो नई शिक्षा नीति 1854 की जारी हुई, उसमें जो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए वो कुछ इस प्रकार निर्धारित किए गए कि जो सबसे पहला उद्देश्य निर्धारित किया गया वो कहा गया कि भारतीयों का मानसिक विकास करना। दूसरा कहा गया उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना। तीसरा कहा गया उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। उसके बाद चौथा कहा गया उन भारतीयों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास में काम करना। पांचवा कहा गया कि राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। तो ये प्रमुख 5 उद्देश्य निर्धारित किए गए शिक्षा नीति 1854 ईस्वी में। इसके आगे आइए देखते हैं कि शिक्षा की पाठचर्या के बारे में क्या कहा गया। तो शिक्षा की पाठचर्या में कहा गया सबसे पहले शिक्षा की पाठचर्या में यह कहा गया कि प्राच्य भाषा एवं साहित्य को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। तो प्राच्य भाषा साहित्य को स्थान। सबसे पहले शिक्षा की पाठचर्या में ये कहा गया कि भारतीयों का स्तर अगर ऊंचा उठाना है तो उनको प्राच्य भाषा एवं साहित्य का ज्ञान देना होगा, और उनको जो ज्ञान देना होगा वह उनकी ही भाषा में देना होगा। और इसमें यह कहा गया कि जो उनके शिक्षा का माध्यम हो वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो प्राथमिक स्तर पर, लेकिन जब उच्च स्तर पर जाएं तो वहाँ पे शिक्षा का माध्यम केवल और केवल अंग्रेजी हो। बाकी हिंदी से उनका जीवन स्तर उतना ऊंचा नहीं उठ सकता है जितना ऊंचा उठाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम होना चाहिए ये कहा गया, और उच्च स्तर पर केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए ये कहा गया। फिर इसके आगे कहा गया कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान। प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान दिया गया, लेकिन पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान दिया गया। कारण क्या था? क्योंकि वो अपने अनुसार भारतीयों को ढालना चाहते थे। वो चाहते थे जिस प्रकार हमको तैयार करना है इन भारतीयों को, उसी प्रकार से ये तैयार हों। तो उसको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को उस पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया। उनका कहना था कि बिना पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान साहित्य के पढ़े बिना भारतीयों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है। तो इसीलिए इसको इन्होंने विशेष स्थान दिया। फिर आगे चर्चा करेंगे कि शिक्षण विधि इसमें कौन कौन सी लगाई गई। तो प्राथमिक और शिक्षा का माध्यम शिक्षण विधि में 2 पॉइंट, पहले पॉइंट में कहा गया कि प्राथमिक और दूसरे में कहा गया उच्च। तो प्राथमिक में ये कहा गया कि यहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम हो हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी दोनों, लेकिन उच्च पे केवल और केवल अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। शिक्षण विधि के अंतर्गत 2 हेडिंग, पहला प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों, उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम तो केवल और केवल अंग्रेजी, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही यहाँ पे अपने सुयोग्य कर्मचारी को तैयार करना चाह रहे थे। उसके बाद ये हुआ, अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा शिक्षक किस प्रकार के होने चाहिए, शिक्षक को कौन कौन सी
व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो शिक्षक के लिए यहाँ कहा गया कि इनका जो है वेतन बढ़ाया जाएगा और जीवन स्तर जो है इनका वो उठाया जाएगा। ये कहा गया शिक्षक के बारे में उड के घोषणा पत्र में कि शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ उनके जीवन स्तर को और ऊंचा उठाया जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी का मतलब जो स्टूडेंट था, जो विद्यार्थी था, उसके लिए क्या व्यवस्था थी। तो उसके लिए कहा गया कि जो गरीब छात्र होंगे उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उनके अध्ययन की व्यवस्था के लिए, उनके आर्थिक रूप से वो जो कमज़ोर हैं उसकी भरपाई के लिए गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होगी, जिससे उनके अध्ययन में कोई परेशानी ना उत्पन्न हो। उसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षण संस्थाएं उस समय किस प्रकार की थीं। तो इसमें कहा गया कि शिक्षण संस्थाएं, अगला पॉइंट देखेंगे शिक्षण संस्थाएं। उड के घोषणा पत्र में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात मिलती है, जिसमें सबसे पहला जो है विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था इसमें की गई। पहला अगर इसमें देखें तो विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था। पहले ही आप देखे हैं कि प्राथमिक के बाद मिडिल के बाद हाई स्कूल के बाद कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय। तो विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था इस शिक्षा नीति में, इस घोषणा पत्र में था। दूसरी बात अगर की जाए तो व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना उड के घोषणा पत्र यानी शिक्षा नीति 1854 ईस्वी में ये पहली बार स्वीकार किया गया कि भारतीयों के व्यावसायिक विकास के लिए इनको व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना भारत में ज़रूरी है, अन्यथा ये व्यावसायिक रूप से विकसित नहीं कर सकते हैं। तो पहली बार यहाँ व्यावसायिक विद्यालयों की खोलने की बात उड डिस्पैच में की गई। तीसरी बात अगर की जाए तो इसमें कहा गया विश्वविद्यालयों की स्थापना। उड डिस्पैच में एक घोषणा किया गया कि इसमें बम्बई, कलकत्ता और बम्बई में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना जो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर की जाएगी और बाद में इसमें मद्रास के अलावा और कई स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो 1854 के घोषणा पत्र में जो उड का घोषणा पत्र या नई शिक्षा नीति 1854 कहा जाता है, उसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नई शिक्षा नीति के तहत ये घोषणा किया गया कि अब विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में किया जाएगा।